नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया और हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ा, जिसको हम सबसे पहले बनाते हैं अगर हम ऐसा चाहें तो, यानी कि हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जानना चाहते हैं तब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही साथ बनते हैं। ऊपर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता चलता है? ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, इतना हमको पता है, और हमें ये भी पता है कि कौन कौन से खातों में कौन कौन सी मदें आती हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं, लॉस हो या प्रॉफिट जो भी है, फिर उसको हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में ले आते हैं और फिर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी आता है हमारा। उसके बाद हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट, हम उसको बोल सकते हैं। बैलेंस शीट में भी दो पक्ष होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। बट बैलेंस शीट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कौन कौन से समायोजन आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, वैसे हम समायोजन पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं समायोजनाओं के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी समायोजनाएं हो सकती हैं। तो ये कुछ समायोजनाएं हैं जो कि व्यापार और लाभ हानि खाते से संबंधित हैं। कौन कौन सी है? एक तो हमारा अदत्य अप्रत्यक्ष व्यय। जो अदत्य व्यय होते हैं अप्रत्यक्ष, वो हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं, और जो प्रत्यक्ष होंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? जो भी उससे संबंधित मद होती है उसमें जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे डेबिट साइड में आएंगे। फिर हमारे पूर्वदत्त अप्रत्यक्ष व्यय, जो अप्रत्यक्ष होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और जो प्रत्यक्ष होंगे वो हमारे ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, इनका क्या करते हैं? ये भी हमारी जो इनसे संबंधित मदें होती हैं उनमें घटाकर दिखाते हैं, इनको जोड़कर दिखाते हैं, इनको घटाकर दिखाते हैं। ये भी डेबिट साइड में आते हैं और ये भी, क्योंकि देखो दोनों ही क्या है? हमारे व्यय हैं, तो इनसे संबंधित जो भी राशि होगी वो हमारी कौन सी साइड में आई होगी? डेबिट साइड में आई होगी। तो अदत्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय को हम संबंधित व्ययों में से जोड़कर दिखाते हैं, और जो पूर्वदत्त अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यय है उनको हम घटाकर दिखाते हैं संबंधित मदों में से। नेक्स्ट है उपार्जित आय। उपार्जित आय वो आय होती है जो कि हमने उपार्जित तो कर ली होती है, अर्जित तो कर ली होती है, लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई होती है, यानी कि आगे चल के हमको प्राप्त होगी। तो ऐसी आय को हम क्रेडिट साइड में, हमने इससे संबंधित कोई भी मद लिखी होगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें इसको जोड़कर दिखाते हैं क्योंकि आगे हमको प्राप्त होगी। अनुपार्जित आय वो आय होती है जो हमको पहले से ही प्राप्त हो चुकी होती है, यानी कि आगे अगले वर्ष जो हमको प्राप्त होने वाली थी वो हमें इसी वर्ष प्राप्त हो गई। तो नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इस साल ही हम इसको घटाकर दिखाते हैं, तो इसको संबंधित मद में से घटा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में से। ठीक है, अच्छा, इनको और भी हम दूसरी जगह भी लिखते हैं। जो अदत्य अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष व्यय है इनको हम चिट्ठे में भी लिखते हैं। इनको चिट्ठे में कहाँ लिखेंगे? ये हमारे अदत्त होते हैं जिनको कि हमने जोड़ा होता है, यानी कि हमको अब भुगतान करना है। तो जो चीज अब हमको भुगतान करनी है वो कहाँ आनी चाहिए? वो आनी चाहिए हमारे लायबिलिटीज में, तो उनको हम दायित्व में लिखते हैं। जबकि पूर्वदत्त जो होते हैं ये हमने पहले दे दिए, अब नहीं देने हैं ना, तो इसको हम संपत्ति में लिखते हैं। उपार्जित जो है इनको हम कहाँ लिखते हैं? उपार्जित हमने अपने जो हमारी आय है उसमें जोड़े हैं, है ना, तो ये हमारी संपत्ति में आते हैं। अनुपार्जित हमने घटा दिए अपनी आय में से, तो ये हमारे दायित्व में आते हैं। संपत्तियों पर ह्रास, अब ये हमारा बैलेंस शीट से आता है। बैलेंस शीट में हमारी संपत्तियां जहां लिखी होती हैं उन संपत्तियों पे जो ह्रास लगता है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है, उस डेप्रिसिएशन को वहां तो हम घटाते ही हैं संपत्तियों में से, और साथ में उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखते हैं। ठीक है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हम अपने बैलेंस शीट में तो लिखते ही हैं, पूंजी पे लगाते ही हैं, और साथ में ही हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी लिखते हैं। इसके बाद है हमारा आहरण पर ब्याज। देखो पूंजी पर ब्याज जो है इसको हमने क्या किया? डेबिट साइड में लिखा, तो आहरण पर ब्याज हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये हमारे
बैलेंस शीट में तो आएंगे ही ड्राइंग्स में जुड़कर, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है देनदारों पर बट्टा व संदिग्ध ऋणार्थ संचय। देनदार जो होते हैं उनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है, पैसा या संपत्ति जो भी हमारे उनके पास आ रहा है वो हमको मिलने वाला होता है ना। अब उनको छूट देना है तो वो चीज हमको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हमारे लॉस में जा रहा है। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। संदिग्ध ऋणार्थ संचिति जो इनकी होती है ये भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। साथ ही जहां देनदार लिखे हैं वहां उनमें से घटा दिया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट में। ठीक है। नेक्स्ट है लेनदारों पर प्राप्त छूट। लेनदारों पर प्राप्त छूट का मतलब ये हो गया कि जिनको कि हमें पैसा भुगतान करना है, जितना करना था अब उससे कम करना है ना। ऐसा हो सकता है भविष्य में, तो ऐसी छूट को, इससे हमारी इनकम घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी, है ना। तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, जहां क्रेडिटर्स लिखे होते हैं वहां क्रेडिटर्स में से घटा देते हैं। ठीक है। फिर हमारा व्यवस्थापक का कमीशन। व्यवस्थापक का जो कमीशन है इसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं, और इसको दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो कमीशन घटाने से पहले शुद्ध लाभ पर, और दूसरा शुद्ध लाभ पर कमीशन घटाने के बाद। ठीक है। दो अलग अलग फॉर्मूलाज लिखते हैं इसके लिए। हमें दर दे रखी है और हमें शुद्ध लाभ पर कमीशन घटाने से पहले निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम इसको निकालेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर कमीशन, ये गुणा रेट जो हमको दे रखा होगा अपॉन 100। तो शुद्ध लाभ पर कमीशन घटाने से पहले कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है। और कमीशन घटाने के बाद कैसे निकालेंगे? सेम यही फॉर्मूला रहता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट वही रहेगा सेम, नीचे बस दोबारा से हम रेट लिख देंगे, रेट, और उसमें जोड़ देंगे 100। ठीक है। तो कमीशन घटाने से पहले हम कैसे निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। रेट हमें दे रखा होगा, और कमीशन घटाने के बाद हम कमीशन कैसे निकाल रहे हैं? शुद्ध लाभ के ऊपर। कमीशन तो हमको पता ही नहीं है ना, तो कि हम नेट प्रॉफिट से निकाल सके, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है। अगर हमको ये गिवन नहीं है कि हमको किस तरीके से कमीशन निकालना है, तो हमेशा ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी कि कमीशन घटाने के बाद का। ठीक है। रेयर है, मुश्किल है, लेकिन यही वाला लगाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा निजी प्रयोग में लाई गई संपत्ति पर व्यय। निजी प्रयोग में लाई गई संपत्ति पर व्यय जो होता है ये हमारा अपना व्यय है, व्यापार का व्यय नहीं है ना। तो व्यापार के व्ययों में ये शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये जो व्यय है इसको घटा देते हैं हम, और जितना की व्यय हमारे व्यापार का आता है वो ही व्यय हम अपने लाभ हानि खाते में लिखते हैं। बाकी ये वाला जो व्यय है इसको घटा देते हैं और इसको हम अपने ड्राइंग्स में लेके जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आकस्मिक हानियां। आकस्मिक हानि जैसे संपत्ति की हानि, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारी संपत्ति खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, जल जाती है, खो जाती है, कुछ भी इस तरह से संपत्ति की हानि हो सकती है, और इसी तरीके से माल की भी हानि हो सकती है। ठीक है। और अगर हमारा बीमा है तो हमें बीमा मिल जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो में बना चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो समय योजनाओं में। तो ये जो है इसमें हम 3 जगह पे एंट्रीज करते हैं, अगर हमने माल का बीमा कराया हुआ है और आंशिक रूप से हमारा बीमा स्वीकार हो जाता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखेंगे, और अपने संपत्ति खाते में भी लिखेंगे। ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा वापसी की शर्त पर बेचा गया माल। जो माल हम वापसी की शर्त पर बेचते हैं उस माल को हम अपने विक्रय में शामिल नहीं करते, अपने सेल्स में नहीं लिखते हैं। और अगर हम सेल्स लिख रहे हैं तो सेल्स तो लिखेंगे, तो हमारी सेल्स हो रही है तो उसमें से इस माल की कीमत हम घटाकर लिखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने इस शर्त पर बेचा है कि अगर सामने वाले को पसंद नहीं आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो हमको वापस कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका लेखा नहीं करते हैं, इसको घटाकर दिखाते हैं। माल की जो राशि है जो कि हमने विक्रय किया है उसमें से घटाकर दिखाते हैं। ठीक है।
और इसको जो विक्रय मूल्य है उसको तो घटा देते हैं, लेकिन जो उसका लागत मूल्य है उसको जोड़ लेते हैं, लागत मूल्य पर इसको दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक अवधि के अंत में प्राप्त माल। अगर कोई माल हमको व्यापारिक अवधि के अंत में प्राप्त हो रहा है तो हम उसको बाद में परचेज में ऐड करते हैं समायोजना के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट व्यापार अवधि के अंत में बिक्री माल। अगर कोई माल हमारा व्यापार की अवधि के अंत में बिक्री हुई है, उसकी बेचा गया है, तो हम उसको बाद में एडजस्ट करके विक्रय में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स हो गई हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट इसके बाद बनाई जाती है। ये प्रारूप है हमारे आर्थिक चिट्ठे का, यानी कि बैलेंस शीट का। ठीक है, इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? चिट्ठा बोल सकते हैं, स्थिति विवरण बोल सकते हैं, पक्का आंकड़ा बोल सकते हैं और बैलेंस शीट बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है? लायबिलिटीज। क्या आता है? लायबिलिटीज। पर्टिकुलर्स नहीं आता है इसमें, लायबिलिटीज आता है, फिर अमाउंट आती है, फिर हमारा पर्टिकुलर्स नहीं आता है, असेट्स आती हैं, और फिर आती है अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व, अमाउंट पता ही है, धनराशि। एसेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, अमाउंट पता ही है, धनराशि। और इसको लिखने से, ये बनाने से पहले, ये जो प्रारूप है, ये पूरा प्रारूप बनाने से पहले हम ऊपर एक लाइन लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट। यहाँ पर वो डेट लिखते हैं जिस डेट में हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। हिंदी में लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, चिट्ठा डेट डालकर को। ठीक है, इस तिथि को। ठीक है, ये तो हमारा प्रारूप हो गया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बैलेंस शीट क्या होती है एक्चुअल में, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसको हटा दो। तो आर्थिक चिट्ठे को जानने और समझने के लिए हम उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा मैंने यहाँ पे नोट करी है। सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रीमैन की परिभाषा के बारे में। फ्रीमैन क्या कहते हैं? चिट्ठा निश्चित तिथि पर व्यापार या व्यक्ति की संपत्तियों, दायित्वों और स्वामित्व की मध्यवार तालिका है। यानी कि ये बता रहे हैं कि आप इसमें क्या क्या लिखते हैं। इसमें आप संपत्ति लिखते हैं, अपना स्वामित्व लिखते हैं, अपने दायित्व लिखते हैं, किस तरह से? मध्यवार, यानी कि क्रम से लिखते हैं, आपकी कौन सी मत कब आनी है, कौन सी मत कब आनी है। ठीक है, नेक्स्ट ए पामर। ये क्या कहते हैं? चिट्ठा एक दी गई निश्चित तिथि का विवरण है जो एक ओर व्यापारी की संपत्तियों एवं अधिकारों और दूसरी ओर दायित्वों को प्रकट करता है। ये क्या बता रहे हैं? ये एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। निश्चित तिथि पर ये बताता है कि इस डेट में किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की क्या संपत्ति है, क्या अधिकार है, या फिर उसके क्या दायित्व है। ठीक है, कौन कह रहे हैं? ये ए पामर। इन्हीं के वर्ड्स में याद करेंगे। नेक्स्ट है जे आर बैटली बॉय। ये क्या बता रहे हैं? चिट्ठा निश्चित तिथि पर, ये भी निश्चित तिथि की बात कर रहे हैं, निश्चित तिथि पर व्यवसाय की ठीक ठीक वित्तीय स्थिति की माप करने के लिए संपत्तियों और दायित्वों का एक वर्गीकृत विवरण है। इन्होंने ये भी बता दिया कि एक वर्गीकृत विवरण है। यहाँ पे हमने इसका एक वर्ग निर्धारित कर रखा है कि कौन सी चीज कहाँ हमको लिखनी है। ठीक है, कब? एक निश्चित तिथि पर। किसने कहा? ये जे आर बैटली बॉय। ये परिभाषाएं समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या मतलब निकाल सकते हैं? ये यानी कि आर्थिक चिट्ठा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्थिति विवरण, या फिर पक्का आंकड़ा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट। ये वो विवरण है जो खाता बही में बनाए गए व्यक्तिगत एवं वस्तुगत में हम माल संबंधी खाते छोड़ देंगे, माल संबंधी खातों को छोड़ के व्यक्तिगत एवं वस्तुगत खातों के शेषों से बनाए जाते हैं। इसलिए तो हम इसको बैलेंस शीट कह रहे हैं। इनके शेषों से बनाए जाते हैं। देखो, संपत्ति खाते में हम संपत्तियां लिखते हैं। संपत्ति किससे संबंधित होती है? वस्तुगत खाते होते हैं, है ना। और कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल किससे संबंधित है? कौन से खाता है? व्यक्तिगत खाता है। ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत और वस्तुगत खातों के शेषों से हम इसको बनाते हैं, जिससे किसी एक निश्चित तिथि को व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये मैंने बताया भी था, चिट्ठा क्या है? व्यापार का दर्पण है, क्योंकि इससे हमें व्यापार की सारी स्थिति ठीक ठीक दिखाई देती है। ठीक, विशेषताएं इसकी क्या क्या है? एक तो इसमें दो पक्ष होते हैं, जैसे हमने भी पढ़ा, दो पक्ष सभी में होते हैं, इसमें दो पक्ष अलग होते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये इनमें दो पक्ष थे, एक था डेबिट साइड और एक था क्रेडिट साइड, है ना। लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं होते हैं। यहाँ पे कौन से दो पक्ष होते हैं? एक तो आपका होगा दायित्व और दूसरा आपका होगा संपत्ति। ठीक है, एक होता है हमारे लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स।
इसमें हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते हैं, इसमें हम लायबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं। जहां हमारा डेबिट आता है वहां डेबिट की जगह पर कौन सी अमाउंट्स आएंगी, लायबिलिटीज की। जहां हम क्रेडिट के अमाउंट डालते हैं वहां क्रेडिट की जगह कौन सी अमाउंट लिखी जाएंगी, असेट्स की। ठीक है, तो ऐसे दो पक्ष होते हैं। दूसरा है हमारा विवरण पत्र। तो देखो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऐसे बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक विवरण है। ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, क्या है, ये एक विवरण पत्र है। निश्चित तिथि कब बनाए जाते हैं, एक निश्चित तिथि पर बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी बनाने बैठ गए। एक डिसाइडेड तिथि होती है, हम अर्धवार्षिक बनाएंगे, हम वार्षिक बनाएंगे, हम तिमाही बनाएंगे, मोस्टली अर्धवार्षिक और वार्षिक बनाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और वास्तविक खाते हमने भी पढ़ा। इसमें हम कौन से खातों का शेष रखते हैं, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का। वास्तविक खातों में हम किसको छोड़ देते हैं, जो हमारे माल से संबंधित खाते हैं उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का इसमें बैलेंस आता है। टू या बाई, यानी कि हिंदी में बोले तो का या से शब्दों का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर हम डेबिट साइड में टू से सारी चीजें लिखते हैं। जैसे सपोज सैलरी लिखी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू सैलरीज, है ना। हमने क्रय लिखा तो हम ट्रेडिंग में लिखेंगे टू परचेज, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो क्रय को। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम यूज नहीं करेंगे अपने बैलेंस शीट में। अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखी तो हम लिखेंगे बाई सेल्स, या हिंदी में लिखेंगे तो विक्रय से। लेकिन हम लायबिलिटीज में, एसेट्स में ऐसा नहीं करते हैं, वहां पर हम डायरेक्ट जो भी मद होती है उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हैं तो डायरेक्ट क्रेडिटर्स लिखेंगे, हम वहां पे टू क्रेडिटर्स या बाई क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे, सीधे से लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक, हमारी कोई संपत्ति सपोज फर्नीचर है तो हम सीधे से लिखेंगे फर्नीचर, हम टू फर्नीचर या बाई फर्नीचर नहीं लिखते हैं। तो टू और बाई शब्दों का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। छठा है निश्चित क्रम, हम इसे एक निश्चित क्रम में बनाते हैं। ठीक है, हम एक क्रम बना लेते हैं, उस क्रम में हम बनाते हैं। देखो सामान्यतः दो क्रमों में बनाते हैं हम, तरलता के क्रम में और स्थायित्व के क्रम में, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम इनको कैसे बनाते हैं, क्रम के अनुसार बनाते हैं। नेक्स्ट है समान योग। समान योग होता है दोनों साइड का। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना तो एसेट साइड का जो हमारा योग आ रहा होता है वही सेम योग हमारा लायबिलिटीज साइड का आना चाहिए। अगर लायबिलिटीज और हमारे एसेट्स का योग बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में या किसी न किसी अकाउंट में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट का योग कैसा होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक, तो एक विशेषता क्या है, इसमें दोनों पक्षों का योग कैसा होता है, बराबर होता है। संपत्तियों व दायित्वों का वास्तविक मूल्य, इसमें हम संपत्तियों और वस्तुओं का वास्तविक मूल्य, संपत्तियों और दायित्वों का वास्तविक मूल्य ही लिखते हैं। जैसे सपोज हमने कोई 1.5 साल पहले कुछ संपत्ति खरीदी, 25,000 की खरीदी थी, हम इस साल भी उसका मूल्य 25,000 ही लिखते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, उसका मूल्य 25,000 होगा, अभी भी नहीं होगा ना। हमने उससे कितना सारा काम किया होगा, कितनी घिसी होगी, वो पुरानी भी होगी, उसका मॉडल भी नया आ चुका होगा अब तक, तो क्या उसकी वही कीमत रही होगी। एक तो मार्केट में अगर हम नई भी परचेस करने जाएंगे तो उस वाली मशीन की कीमत गिर चुकी होगी, है ना, क्योंकि वो उस टाइम पर नहीं थी, अब तो पुरानी हो गई, अब और नई टेक्नोलॉजी आई होगी। और फिर हमारे पास वो रखे रखे उसके जो पार्ट्स हैं वो घिस भी गए, है ना, तो उस पर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन रखते हैं, ह्रास रखते हैं। हम वस्तुओं का या संपत्तियों का कह सकते हैं, या फिर अपने दायित्वों का वास्तविक मूल्य ही इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो संपत्तियों और दायित्वों का वास्तविक मूल्य हम इसमें लिखते हैं। अब क्रम की यहाँ पर हमने बात करी थी कि निश्चित क्रम में बनाते हैं, तो कौन कौन से वो क्रम है, एक है हमारा तरलता का क्रम और एक है स्थायित्व का क्रम। तरलता के क्रम में, तरलता का क्रम यानी कि लिक्विडिटी ऑर्डर, और स्थायित्व का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इसमें क्या होता है, देखो लिक्विडिटी ऑर्डर जो होता है इसमें क्या होता है तरलता के क्रम में, कि जो संपत्ति हम आसानी से, जो संपत्ति या फिर दायित्व हम आसानी से कैश में चेंज कर सकते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। जितनी आसानी से कोई भी संपत्ति या फिर दायित्व हमारा कैश में चेंज किया जा सकता है उसको उतना ही पहले लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ते हैं जहाँ पे संपत्ति और दायित्व को
हमको कैश में चेंज करने में दिक्कतें आती हैं या कैश में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्थायित्व का क्रम। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन संपत्तियों या दायित्वों को लिखते हैं जिनको हम आसानी से कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम वहां बढ़ते हैं जहां पर हम इनको कैश में आसानी से चेंज करते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल कर लेते हैं। केवल तरलता का क्रम देख लेते हैं और जो स्थायित्व का क्रम है वो उसका जस्ट अपोजिट है ना। तो तरलता के क्रम में हम बना लेते हैं एक बैलेंस शीट जिसमें सारी मदों को लिख लेते हैं तरलता के क्रम। तो ये बैलेंस शीट की मदें हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, तरलता के क्रम में हम इसको लिख रहे हैं। बैलेंस शीट जो है इसको स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। हम पहले लाइन लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट और यहाँ पर डेट डाल लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम अपना प्रारूप बनाते हैं जिसमें सबसे पहले क्या आता है, लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व, फिर आता है अमाउंट यानी कि धनराशि, फिर एसेट्स यानी कि संपत्ति, और फिर अमाउंट यानी कि धनराशि। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हम किस में बना रहे हैं, तरलता के क्रम में। तरलता के क्रम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद लोन, लोन के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर ये जो दो है ना, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी समायोजनाएं हैं। इनको हम यहीं पर ही रखेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं आपस में, इसमें कोई भी ये मतलब नहीं है कि किसको हम पहले रखें। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या करते हैं, कैपिटल में हम एक तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया है तो हम उसको ऐड कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दे रखा है, हमको निकालना है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स है तो उनको लेस कर देंगे। ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट दे रखा है तो वो इंटरेस्ट ड्राइंग्स में जोड़कर हम कैपिटल में से घटा देते हैं। ठीक है, और अगर लॉस दे रखा है, लॉस आया है हमारा प्रॉफिट की जगह पर, तो हम लॉस अगर आएगा तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में कैश इन हैंड सबसे पहले लिखेंगे, तरलता के क्रम में हम बना रहे हैं तो कैश इन हैंड सबसे पहले लिखेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे कैश एट बैंक, फिर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट उसके बाद लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद लिखेंगे बुक डेब्ट्स, इसी क्रम में लिखना है हमको, फिर क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद फर्नीचर, फिर प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद गुडविल। यहाँ तक की जितनी भी अमाउंट्स हैं ये सारी अमाउंट्स इसी क्रम में ही लिखी जाएंगी। उसके बाद जो हमारी अमाउंट्स आई हैं, ये अमाउंट्स हमारी आई हैं एडजस्टमेंट्स की, जिसमें अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है। ये दोनों ही जो अमाउंट्स हैं ये हमारी किसकी हैं, ये हमारी समायोजनाओं की अमाउंट्स है, जिसको कि हमें यही ही लिखना है और इनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर हमारा है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, उसके बाद लूज टूल्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्रम है, तरलता का क्रम। मैंने आपको कौन कौन से क्रम बताए हैं, तरलता के क्रम में और स्थायित्व के क्रम में। स्थायित्व के क्रम में अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल इनको यहीं पर रहने देंगे, बाकी चीजें नीचे से ऊपर उलट देंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। जब हम स्थायित्व के क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे और उसके साथ में ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, फिर बिल्स पेएबल, फिर लोन, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक, इस साइड में भी हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गुडविल, स्थायित्व के क्रम में बनाएंगे तो। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर बुक डेब्ट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश एट बैंक, फिर कैश इन हैंड। उसके बाद हम सारी एडजस्टमेंट्स लिखेंगे, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। फिर उसके बाद हम पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स लिखेंगे और फिर लिखेंगे टूल्स, लूज टूल्स। ठीक है, ये यहीं पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों क्रम मैंने आपको बता दिए, तरलता का क्रम मैंने बनाकर दिखा दिया, और हम जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं तो कौन सा आ जाता है, स्थायित्व का क्रम। तो आशा करती हूँ ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।